समझते हैं। कल जो है हम लोग 2023 में पूछे गए मैथ के प्रश्न में जो है 13 प्रश्न को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 14 नंबर से आगे बढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से बैठे रहें और ध्यान से समझें। अगर कहीं समझने में कठिनाई हो तो जरूर पूछें, ठीक है। आज का सबसे पहला सवाल है, y अक्ष से y अक्ष से बिंदु y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। 13,15 की दूरी है। y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन दे रहे हैं, सबको बताना है। पहला ऑप्शन 13, दूसरा ऑप्शन होगा 15, तीसरा ऑप्शन होगा 2 और चौथा ऑप्शन होगा 28। बताइए y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। बताइए सबको क्या होगा इसका आंसर। y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। चलिए कुछ छात्र का नंबर आ गया है। कोई 13 का ए बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं, यानी कोई 13 कोई 15। देखते हैं और कोई कोशिश कीजिए। बी। चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक x अक्ष बनाएंगे, एक y अक्ष बनाएंगे, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं x अक्ष और इसे कहते हैं y अक्ष। कौन सा अक्ष कहते हैं, ये x अक्ष हो गया और ये हो गया हमारा y अक्ष। अब क्या कह रहा है, 13,15, जैसा कि आप लोग को पता है कि पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। तो चलिए इसमें हम लोग को कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 और ये रहा हमारा 13, यानी कह रहा था x में 13 और फिर y में क्या कह रहा है 15 तक। तो 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते हम कहां तक जाएंगे, तो 15 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 15 तक। अब सवाल क्या है, इसको अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो x का मान हमारा कितना है 13, मान लीजिए यहां आया, और y का मान है 15, तो ये हो गया। तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 13,15, ये ना है। हम एक ग्राफ बनाए, इसमें दर्शाए x का मान 13 और y का मान है 15, तो y का मान 15। अब जो है ये हमारा ग्राफ हो गया, यही है, ठीक है। ये मान लीजिए 13 ये है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी, तो y अक्ष से इस बिंदु की दूरी यहां तक है ना, तो ये वाला दूरी ये दूरी बराबर है ना। तो बताइए कि y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 13 है। कितना है, 13 है। देखिए y अक्ष, अगर हमारा प्रश्न रहता है कि x अक्ष से इस बिंदु की दूरी, तो हम यहां से लेते यहां तक का दूरी, तो ये वाला दूरी बराबर होता, तो हमारा x अक्ष से यहाँ की दूरी क्या होता 15। लेकिन हमारा प्रश्न है कि y अक्ष से इस बिंदु की दूरी, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा 13 होगा। कितना होगा 13। तो हमारा हम यहाँ क्या लिखेंगे, y अक्ष से दूरी बराबर 13। किसी को दिक्कत हुआ, ये हो गया y अक्ष से इस बिंदु का दूरी कितना है हमारा 13 है। तो बोलिए किसी को दिक्कत है, अगर समझ में आया तो एक दबाए, नहीं आया तो 2 दबाए। हाँ
अमित कुमार को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं अमित, फिर से समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी ज्ञात करें। हम एक x अक्ष बनाए, ये वाला x अक्ष होता है और ये वाला y अक्ष होता है। हमने मान दर्शाया 1 2 3 4 डॉट करके 13 तक, और इसमें कहां तक दर्शाए 15 तक। अब हमें क्या दिखाना, 13,15 यानी पहला मान x का और दूसरा मान y का, यानी x में 13 लेंगे और y में 15, तो ये बिंदु हमारा ये होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो मान है y अक्ष से कितना दूरी पर है, तो यहाँ यानी कि ये बराबर यहाँ से चलते जाएंगे, चलते चलते कहां पर है, तो 13 नंबर तक की दूरी तक है। यानी हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 13। कितनी हो गई, 13। बताइए अमित, समझ में आया? अमित कुमार समझ में आया तो एक दबाएं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न क्या करता है, प्रश्न नंबर 15 है बच्चों, इसे हम मिटा देते हैं तब 15 में चलेंगे। देखिए प्रश्न 15 क्या कहता है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10, 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, निर्देशांक होंगे। क्या कह रहा है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन है हमारा -8,-8। ऑप्शन नंबर बी है -8,4। ऑप्शन नंबर सी है हमारा -2,-2, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 2,4। तो चलिए फटाफट बना के देखिए कितना आता है आंसर। चलो कुछ छात्र छात्राओं का आंसर आ गया है, अब देखते हैं और सबका आंसर। क्या बना किसी का, साक्षी प्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा है, किसी वृत्त के व्यास, सबसे पहले हम एक वृत्त को बनाएंगे। ये रहा हमारा एक वृत्त के व्यास, व्यास होता है यानी अर्ध। देखिए ये हम व्यास खींच लिए, कहता है इसके सिरों के निर्देशांक, माना कि ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। एक हमने वृत्त खींचा, इसमें व्यास खींचा, इसके सिरा सिरा यानी दोनों किनारे का निर्देशांक दिया है। एक का दिया है -10,6 और दूसरा का कितना दिया है 6,-10। तो कहता है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, केंद्र कौन होगा, ये वाला होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक यानी हमें मध्य वाला बिंदु निकालना है ना, तो मध्य बिंदु का मान क्या होता है, यानी सोचिए केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का क्या निकालेंगे, निर्देशांक। केंद्र का निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु, क्या बोलेंगे हम लोग, मध्य बिंदु। ये रहा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2
कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, एक वृत्त लिए इसका व्यास खींचे, इसका सिरा a और b है, इसका निर्देशांक दिया है, कहता है इसका केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, केंद्र यानी मध्य, देखिए दोनों के बीच में है ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान है -10 प्लस x2 का मान है 6 बटे 2 कोमा y1 का मान है 6 प्लस y2 का मान है -10 बटे 2। किसी को दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें। आगे देखिए 10 में 6 घटाएंगे तो -4 बटे 2 कोमा 10 प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 10 में अगर 6 -10 बटे 2, 4 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, ये एक बार लिख लेते 4 बटे 2 कोमा 10 में 6 घटाएंगे -4 बटे 2 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस होगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो क्या आया -2 कोमा -2। तो हमारा केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, -2 कोमा -2। क्या समझ में सबको आ गया? यदि आ गया समझ में तो हाँ दबाएं, या नहीं तो ना दबाएं। सबको कमेंट करना है। प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने से न सिर्फ हम लोग का ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो रहा है, बल्कि सब्जेक्टिव भी रिवीजन हो रहा है। इसलिए जितना प्रश्न बता रहे हैं सबको रिवीजन करते रहना है। चलिए, जिसका नहीं बना है फटाफट लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अब प्रश्न नंबर है हमारा 16 नंबर हो गया, प्रश्न नंबर है 17। बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष, बिंदु के 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, पर डाले गए लंब की लंबाई है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 13, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 6। हाँ बच्चों, एक प्रश्न इस जगह 16 नंबर छूट गया है, टेंशन ना लें। इसके बाद हम लोग 16 नंबर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। किसी का 19 आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। अच्छा, देखते हैं, इसको समझना है। किसी को ये नहीं करना है कि क्वेश्चन बैंक देख करके आंसर बता देना, नहीं, गलत बात। वहां मान बदल सकता है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं। देखिएगा सब क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, एक्स अक्ष, फिर हम फिगर बनाएंगे। जब भी एक्स अक्ष वाई अक्ष बोले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच लेंगे। कहता है ना 13,19, आप ही लोग बताइए 13,19, इसमें एक्स का मान होगा 13 और वाई का मान होगा 19। ये एक्स का मान और ये वाई का मान, यानी ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। क्या होता है, वाई अक्ष। ये होता है हमारा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में कहां जाना है, 1 2 डॉट डॉट चलते चलते हमें 13 तक चलना है। कहां तक चलना है, 13 तक। फिर वाई अक्ष में कहां तक चलना है, 1 2 चलते चलते हमें 19 तक चलना है। कहां तक चलना है, 19 तक। जब इसका ग्राफ लेंगे तो ये होगा, ये रहा बिंदु हमारा 13,19।
कोई दिक्कत हुआ? बिंदु 13,19 से तो 13,19 हो गया। इसको अगर हम मिला देते हैं तो हमारा देखिए ये हुआ लंब। एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। एक्स अक्ष पर ये लंब है, ये लंब हो गया। लंब किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री पर झुका हो। देखिए ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, तो ये एक्स अक्ष पर लंब डाला गया। इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई कितनी होगी? जितना इधर लंबाई है, यानी ये लंबाई हमारा 19 है, तो ये भी लंबाई कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा? 19। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई दिक्कत है क्या? बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष, हम एक्स अक्ष वाई अक्ष ले लिए, एक्स में 13 तक लिए, वाई अक्ष में 19 तक लिए। अब हम इसका ग्राफ के लिए बिंदु दर्शाए 13,19 लाइनिंग खींचे तो एक लंब पड़ा। कहता है एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये लंबाई यही होगी जो ये है। वही अगर हमारा पूछ दे कि वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो वाई अक्ष पे ये डाला गया है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 13। वही अगर हमें एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो ये कितना हो गया? 19। समझ लेना है। बताइए सबको समझ में आया? ओके ओके। कौन कौन जुड़े हैं एक बार सबका नाम ले लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। राजीव कुमार, प्रभाकर कुमार, अंजलि कुमारी, अमित कुमार, साक्षी प्रिया, निधि घोष, दीपू कुमार, अभिनंदन कुमार, सुधांशु कुमार, दिव्यांशु कुमार, और भी सब कोई जुड़े हैं। ठीक है, चलिए जो जो जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, समय कम है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हम लोग का 16 छूट गया था। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों, शीर्षों के निर्देशांक, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे, निर्देशांक होंगे। ठीक है, ऑप्शन है हमारा बच्चों 2,3, ऑप्शन नंबर बी है 3,2, ऑप्शन नंबर सी है 3,3 और ऑप्शन नंबर डी है 2,2। बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा? यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। सोलह नंबर का, चलिए लग तो रहा है सबका आंसर सही है, पता नहीं बनाने के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं, देखिएगा कैसे निकालते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका मान लेते हैं ये ए बी सी। इसके निर्देशांक क्या क्या है? 2,4, 0,6 तथा 4,-1 है। तो केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक होता है, इसको हम मान सकते हैं x1 y1,
x2 y2 x3 y3। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तो लिखेंगे केंद्रक का निर्देशांक। निर्देशांक जब हमारा 3 को दिया हुआ है, x1 x2 x3, तो क्या होता है पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। जब भी पूछे त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक बच्चों क्या करना है, सबको जोड़ देना है, x1 x2 x3 बटे 3, क्योंकि 3 है, y1 y2 y3 बटे 3। अब हम लोग मान को रख देते हैं, x1 का मान है 2, x2 का मान है 0, x3 का मान है 4 बटे 3, y1 का मान हो गया 4, y2 का मान हो गया 6, y3 का मान हो गया -1 बटे 3। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या उत्तर आता है। 4 2 6, 6 बाय 3 कोमा 6 4 10 में 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 9 बटे 3। कटा देते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 2,3 हमारा राइट आंसर है, ए नंबर ऑप्शन 2,3। अगर आपका सब्जेक्टिव आए तो आपको इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो बताइए एक बार, सबको समझ में आया? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो ना लिखें, फिर से समझाएंगे हम। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हम लोग का 17 तक हो गया है। अब हम लोग जानेंगे प्रश्न नंबर 18। देखिएगा प्यारे बच्चों, 18 नंबर क्या कहता है, बिंदुओं बिंदुओं -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, बिंदुओं, इसका ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताइए। बी बी बी, अरे वाह, ये तो गोली की रफ्तार से आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर। द्वितीय चतुर्थांश। चलिए, जिससे नहीं बना वो ध्यान से देखिएगा। बिंदुओं -2,8 और 6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा के टुकड़ा को कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा रेखाखंड हो गया, ये रेखाखंड हुआ, ठीक है। हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं। ए का मान हो गया -2,8 और बी का मान हो गया -6, -4। इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन होगा, माना कि मध्य बिंदु पी है। क्या माना हमने, मध्य बिंदु पी है। देखिए अभी भाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बिंदु दिया है, 2 बिंदु हमने मान लिया, ए और बी,
को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में? तो सबसे पहले हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं। ये हमारा मध्य बिंदु होगा। क्या हुआ ये? मध्य बिंदु। और बताइए कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु बराबर, ये रेखाखंड है, इसको मिलाने वाला जो मध्य बिंदु है ये P माना है, तो मध्य बिंदु को P लिखेंगे। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। बताइए, ये हो गया x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। x1 हमारा है -2, x2 है -6 बटे 2 कोमा y1 है हमारा 8, y2 है हमारा -4 बटे 2। ठीक है, अब देखिए -2 प्लस माइनस -6 बटे 2, ठीक है, कोमा 8 प्लस -4 बटे 2। -2 -6 -8 होगा, माइनस माइनस जुड़ता है, बटे 2, 8 में 4 घटाएंगे 4 बटे 2। अब बताइए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो -4 कोमा 2 आया, तो मध्य बिंदु आया -4 कोमा 2। अब हम लोग को देखना ये किस चतुर्थांश में है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, चतुर्थांश क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिएगा ये ग्राफ को है ना, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश। इधर वाला x का मान होता है पॉजिटिव में, इधर वाला x डैश होता है निगेटिव में। उसी प्रकार y वाले रेखा का मान होता है पॉजिटिव और y डैश वाले रेखा का मान होता है निगेटिव। अगर इस घर में जाएंगे तो बताइए x और y ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक है, यानी दोनों मान धनात्मक होगा, दोनों मान क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, यानी x का मान रेखा होता है धनात्मक और x डैश ऋणात्मक, y का रेखा का मान होता है धनात्मक, y डैश का होता है ऋणात्मक। तो इस घर में क्या होगा? x ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, लेकिन इस घर में आते हैं x डैश के लिए पहले x वाला लिखते हैं ना, x डैश माइनस और ये हमारा क्या होगा? प्लस। इस घर में देखिए x डैश y डैश है, यानी दोनों माइनस होगा। इस घर में देखिए x वाला प्लस है और y वाला क्या है? माइनस। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आया? ये वाला जिधर x रहेगा प्लस, यानी बिना डैश वाला रहेगा प्लस और डैश वाला माइनस, तो यहाँ पर देखिए ये भी बिना डैश वाला, ये भी, यानी दोनों मान प्लस। इसमें x का क्या होगा? माइनस और y प्लस। इसमें x y दोनों माइनस, इसमें x प्लस और y माइनस। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये मान में देखियो x का मान है माइनस में और y का मान है प्लस में। x का यानी पहला मान माइनस और दूसरा मान प्लस, पहला मान माइनस दूसरा मान प्लस रहे, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है। कितना नंबर में? द्वितीय। तो बताइए, समझ में आया? -4 2 किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय चतुर्थांश। क्या सबको समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताएं। झूठ का ओके नहीं बोलना है, अगर समझ में नहीं आए तो बताना है ताकि फिर से हम समझा सकें। ओके, तो इस चतुर्थांश वाले को सही से उतारना है। पहला प्रैक्टिस सेट में हम लोग को समय लगेगा, अगले प्रैक्टिस सेट में नहीं लगेगा समय। ठीक है, इस बार सही से पढ़ें। ओके, चलो सबको फटाफट लिख लेना है। अगर लिखा हो जाए तो एक दबाएं।
हाँ, हमें लग रहा है कि सबका लिखा हो गया, आगे चलना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 हो गया। अब हम लोग जानते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है। जो जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आराम से लिख सकें। देखिएगा प्रश्न नंबर 19 क्या है। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है, 19 नंबर का आता है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसके शीर्ष बिंदु ये मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये वाला प्रश्न किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के 19 नंबर, अच्छा तो क्या लिख देते हैं प्रश्न। यदि P 0,0 Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है। किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 40, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 48, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 20, ऑप्शन नंबर डी है 4। बनाइए कौन सा होगा। चलिए कुछ छात्र छात्राओं का बी आ रहा है ऑप्शन, देखते हैं और सबको बताना है। बन गया। चलिए अब हम बनाते हैं। यदि पी क्यू आर किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है, यानी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया P जिसमें P का मान दिया है 0,0, Q का मान दिया है बच्चों 8,0 और R का मान दिया है 0,12। अब कहता है इसके शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए त्रिभुज, अच्छा इसमें हम लोग लिख लेते हैं पहले x1 पहला मान और दूसरा मान x2, फिर q को क्या बोलेंगे, सॉरी x1 y1, इसको x2 और ये y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। त्रिभुज से संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए आपको उसका फॉर्मूला याद रखना होगा। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये निकालने बोल रहा है।
क्या होता है प्यारे बच्चों, y2 माइनस y3 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस पे हमें मान को बैठा देना। देखिएगा अगर ऑब्जेक्टिव में आए ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भले क्षेत्रफल वाला दिया है लेकिन ऐसा मान देगा ताकि तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा। चलिए जो भी बी का जवाब दे रहे हैं सही है जवाब। देखिए x1 का मान कितना है हमारा 0, y2 का मान है 0, y3 का मान है 12। चलिएगा देखिएगा x2 का मान है 8, y3 का मान है 12 और y1 का मान है 0। सब जगह मान बैठाना है। x3 का मान है 0, क्या है y1 का मान है 0, y2 का मान है 0। देखिएगा कितना आसान है। अगर हम किसी भी टर्म को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, जोड़ने घटाने का कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस 8 गुना 12 में 0 घटाएंगे 12 होगा, 0 से गुना करेंगे पूरे टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 0 0 खत्म हो जाएगा। चलिए ये ब्रैकेट रहने देते हैं, 0 0 खत्म हो गया, बराठे 96, बराठे 96। अब देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना को लाएंगे, 96 को 2 से कटाएंगे तो 48 दफा में कट रहा है, यानी हमारा आंसर हो गया 48। क्या हो गया 48। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए क्या सबको समझ में आ गया। ओके चलिए फटाफट लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चल रहे प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या है बच्चों, देखिएगा किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6, 0 0 एवं 8,0 है। तो त्रिभुज की परिमिति होगी, त्रिभुज की परिमिति होगी। ऑप्शन लिखिएगा 14 दूसरा नंबर, 24 तीसरा नंबर, 42 चौथा नंबर। इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। बताइए इसका क्या होगा। सवाल क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6, 0 0 एवं 8,0 है। त्रिभुज की परिमिति क्या होगी बनाइएगा। अगर आप लोग कहें तो हम थोड़ा सा हेल्प कर देते, लेकिन बनाना है आप लोग को। त्रिभुज की परिमिति का सूत्र होता है बच्चों, देखिएगा त्रिभुज है, ठीक है, मान लिए ए है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, त्रिभुज की परिमिति, परिमिति का मतलब सभी भुजाओं को जोड़ना है, तो 3a सूत्र बता दिए, बनाइए। त्रिभुज की परिमिति बराबर 3a, 3 गुना भुजा, यानी कि समझिए, छोड़िए 3 गुना भुजा नहीं, तीनों भुजाओं को जोड़ना है, जितना रहे सभी भुजाओं का योग। अगर हम ए माने
तो तीनों को जोड़ दिए। आपका हो सकता है ए बी सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी आपको करना होगा। बी नंबर, बहुत से छात्र बी बता रहे हैं, देखते हैं। बी यानी 24 लग तो रहा है कि सही है। अब देखिए चलिए अब हम बनाते, देखिएगा समय बीत गया। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, समझिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए बी सी। ए का मान कितना दिया, 0 6। बी का मान है 0 0। सी का मान है 8,0। इसके कहते हैं क्या, इसका कह रहा है शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, दिया हुआ है एबीसी का मान, तो कहता है कि त्रिभुज की परिमिति। देखिएगा परिमिति तभी निकलेगा जब इस भुजा का मान, इस भुजा का मान, इस भुजा का मान हमें पता हो। और बताइए क्या इस भुजा का मान दिया है क्या, नहीं दिया, इसका भी नहीं दिया, इसका भी नहीं दिया है, लेकिन हाँ हमें निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम इसी निर्देशांक से इस भुजा का मान निकालेंगे, इस भुजा का मान निकालेंगे और इस भुजा का मान निकालेंगे। कैसे होगा, यदि हम ए और बी के बीच की दूरी निकालने तो इस भुजा का मान हो जाएगा, बी और सी के बीच की दूरी निकालने तो इस भुजा का मान हो जाएगा, ए और सी के बीच की दूरी निकालने तो इस भुजा का मान हो जाएगा। हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर रूट, यही होता है। यानी सिंपल समझिए, पहला मान में पहला मान को घटाना है, दूसरा मान में दूसरा मान को घटाना है, होल स्क्वायर लगा के रूट लगाना है। ठीक है, पहला में पहला को घटाएंगे, दूसरा में दूसरा को घटाएंगे, होल स्क्वायर लगा के रूट लगाएंगे। अब देखिए कैसे, तो सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट पहला में पहला घटाइए, 0 घटाओ 0, उल्टा उल्टा भी होगा तो गलती नहीं होगा, प्लस 0 घटाओ 6 का होल स्क्वायर और रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पे स्क्वायर तो 0 होगा, 0 में 6 घटाएंगे तो -6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या होगा, 0 हटा देंगे, छछाकर 36। देखिएगा एक बार लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस, दो बार गुना करेंगे, -6 गुना -6 तो प्लस हो जाएगा, और छछाकर 36। जब हम 0 में 36 जोड़ेंगे तो 36 होगा, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। अब हम लोग निकालेंगे बीसी, बीसी बीसी क्या होगा, पहला घटाओ पहला, 0 घटाओ 8, दूसरा घटाओ दूसरा, 0 घटाओ 0 पर होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 में 8 घटाएंगे -8 का स्क्वायर, 0 में 0 घटाएंगे 0 का स्क्वायर। बताइए 8 8 64 प्लस 0 पर रूट, 64 पर रूट यानी कितना होगा बच्चों, 8। बताइए ए बी का दूरी निकला है 6, सी का निकला है 8। अब निकालते हैं हम लोग ए सी, क्या निकालेंगे, ए सी, ए सी, ए सी क्या होगा, ए और सी पहला घटाओ पहला, 0 घटाओ 8 का स्क्वायर, दूसरा घटाओ दूसरा, 6 घटाओ 0 का स्क्वायर पर रूट देंगे। बताइए 8 में 0 घटा, सॉरी 0 में 8 घटाएंगे तो -8 ही होगा, प्लस 0, 6 में 0 घटाएंगे 6 होगा, स्क्वायर देंगे, 8 8 64, 8 8 माइनस 2 बार होगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 6 पर स्क्वायर तो 6 के 36, 6 के 36, बताइए 64 36 100, 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल 10। अब हमारे पास देखिए ए बी और सी का मान है, तो कहता है कि त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही होता है ये ए बी सी। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, ए का मान है 6, बी का मान है 8 और सी का मान है 10 बटे 2, 10 8 18 6, 18 2 20 4 24, 24 बाय 2 यानी कि हमारा 12 आया। कितना आया, 12। कितना आया, 12। बताइए सबको समझ में आया, हाँ?
सॉरी, नहीं दुगनी नहीं होगा, गलती कर रहे हैं क्या? 10 8 18, ए का मान कितना निकला है 6 और बी का मान, अच्छा हाँ सॉरी, दो नहीं है, मैं मिस्टेक यहाँ किए, तीनों को सिर्फ जोड़ना है, तीनों को सिर्फ जोड़ना है, तो ए का मान कितना है, हम गलती कर रहे थे, ठीक है। ए का मान है हमारा 6, बी का मान है 8 और सी का मान है हमारा 10, 10 8 18 6 24, कौन सा आंसर हो जाएगा 24, हमारा अर्ध परिमिति निकल गया था गलती से, ठीक है। चलिए बताइए सबको समझ में आया? अब सही है या गलत? हाँ, परिमिति। सबको समझ में आ गया तो एक दबाएं, और जो जो लिख रहे हैं फटाफट लिख लें। राजीव कुमार को समझ में नहीं आया, ओके राजीव एक बार फिर से समझा देते हैं, क्या कह रहा है, देखिएगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है, ये मान लिया हमने एक त्रिभुज है ए बी सी, ए का दिया है निर्देशांक, बी का दिया है, सी का, कैसा त्रिभुज की परिमिति, परिमिति निकालने के लिए पहले इस भुजा की दूरी निकालनी होगी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, और दूरी जो है आप लोग को पढ़ाया गया है क्लास में कि दूरी कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालें, दूरी बराबर होता है x2 घटाओ x1 पर स्क्वायर और y2 घटाओ y1 पर स्क्वायर। सूत्र पे बैठाते बैठाते बहुत समय लगेगा, इसलिए सिंपल तरीका है, पहला मान में पहला मान को घटाइए और स्क्वायर लगाइए, दूसरा मान में दूसरा मान को घटाइए और स्क्वायर लगाइए। जीरो में जीरो घटेगा जीरो, जीरो में 6 घटाएंगे -6, जीरो का स्क्वायर क्या होगा जीरो, और -6 का स्क्वायर छटा के 36, माइनस दो बार होगा, माइनस माइनस प्लस, 36 में जीरो जोड़ेंगे 36 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। उसी प्रकार हम बीसी का दूरी निकाले हैं, इन दोनों का निकाल लीजिएगा, उसी प्रकार इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लीजिएगा, और परिमिति क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ना है, तो तीनों भुजा के मान को जोड़ दिए 6 8 10, ये मान लिए ए बी सी, तो 6 8 10 इक्वल टू 24, कितना होता है 24, हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही आसान है बच्चों, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें, विवेचक है, विवेचक है। पहला ऑप्शन दिया है 16 माइनस 4b, दूसरा ऑप्शन दिया है 4b माइनस 16, तीसरा ऑप्शन दिया है बी स्क्वायर माइनस 16, चौथा ऑप्शन दिया है 16 माइनस बी स्क्वायर, बताइए। इक्कीस का ए,
चलिए जिसका जिसका भी ए आंसर आ रहा है राइट आंसर है। अब हम बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा बच्चों, विवेचक बोले विविधकर बोले कुछ भी बोले इन दोनों में से, तो हमें डी का मान निकाल देना। किसका मान निकालना है? डी का। पहले हम ए बी सी का मान निकाल देते। देखिएगा ये जो सूत्र होता है ऐसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर के आगे के मान को ए करते हैं, एक्स के आगे का मान बी कहलाता है, बिना एक्स वाई वाला जो रहता है उसको सी करते हैं। तो बताइए इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? एक है। कितना है? नहीं कुछ है तो एक। एक्स के आगे कितना है? 4 है। और बिना एक्स वाई का कितना है? बी है। कितना है? बी है। अब हमें क्या करना है? विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक, विवेचक किसको कहते हैं? डी का मान। सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताइएगा बी का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1, सी का मान बी। तो 4 चौक 16 माइनस 4 एक 4 गुना बी, तो 4b। तो 16 माइनस 4b, राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर देखिएगा सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? बताइएगा। ऑप्शन ए 0.4, 0.44, 0.44, कोमा डॉट डॉट। ऑप्शन बी 1, 11, 111 डॉट डॉट। ऑप्शन सी 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। ऑप्शन डी 0, -4, -8, -12, डॉट। बताइए कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? चलो कुछ बच्चे का बी आ रहा है, कुछ बच्चे का सी आ रहा है। सॉल्व करके बताना है, ये नहीं कि तुरंत बता दिए आंसर। इतना जल्दी सॉल्व कैसे हो गया ये बात? अगर कोई अंदाज से बता रहे हैं या तो बुक से देख के बता रहे हैं तो वो अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके ही बताना है। बुक नहीं है ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब देखिएगा हम बनाते हैं, इसको सॉल्व करें। देखिएगा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में जांच करने के लिए हमें डी निकालना होता है, यानी सार्व अंतर। क्या निकालना होता है? सार्व अंतर। देखिएगा सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? सार्व अंतर का सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, a2 घटाओ a1। ठीक है, फिर उसी प्रकार a3 घटाओ a2, यदि हमारा बराबर आ जाए तो वो सार्व अंतर a3 में होगा। समझिएगा, सार तक पहला नंबर चेक करें। दूसरा ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। हमें क्या करना है? a2 में a1 को घटाना है। a2 क्या है बच्चों? 0.44। a1 कितना है? 0.4।
जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा निष्कर्ष 0.44 घटाओ 0.4 तो 400 तो हमारा क्या आएगा 0.04। इसको देखते हैं A3 घटाओ A2 A3 क्या है हमारा 0.444 घटाओ A2 क्या है 0.44। अब इसको घटा रहे हैं हम लोग ठीक है 0.444 घटाओ 0.04 ये रह जाएगा 4 में 4 घटा 0 4 में 4 घटा 0 0 सॉरी ये 4 हो जाएगा। अच्छा डबल 4 है ना इस जगह हाँ बाई मिस्टेक हो रहा था 0। तो बताइए 0.00 क्या ये दोनों मान हमारा बराबर आया क्या नहीं आया ये दोनों मान बराबर नहीं आया ना तो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा एपी में नहीं है ठीक है एपी में नहीं है। अच्छा दूसरा देखते हैं दूसरा को चेक करते हैं तो ये A1 A2 A3 ठीक है A1 A2 A3 A2 घटो A1 11 घटो 1 कितना होगा 10 होगा ठीक है फिर A3 घटो A2 A3 क्या है 111 घटो 11 तो कितना होगा 100 होगा। अरे कुछ गड़बड़ी है क्या कौन समांतर श्रेणी में नहीं है 22 सी नंबर चेक करते हैं तो सी नंबर ऊपर मिटा रहे हैं थोड़ा सा सी नंबर देखिएगा क्या हमारा 2 4 8 16 डॉट डॉट तो हम दूसरा में पहला को घटा रहे हैं ठीक है तो 4 घटाओ 2 ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 तो A2 घटाओ A1 A3 घटाओ A2 A4 घटाओ A3 ठीक है देखते हैं A2 का मान है 4 घटाओ A1 का मान है 2 ठीक है तो हमारा आंसर होगा 2। A3 का मान है 8 घटो A2 का मान है 4 बराबर होगा 4। A4 का मान है हमारा 16 घटो A3 का मान है 8 बराबर 8। इसका भी हमारा जो है D का मान बराबर नहीं आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करें ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट इसमें देखिए ये हो गया A1 A2 A3 A4 ठीक है A4 तो हम A2 घटाओ A1 करेंगे A3 घटाओ A2 करेंगे A4 घटाओ A3 करेंगे बताइए A2 का मान है -4 घटाओ 0 तो -4 ही बचेगा A3 का मान कितना है -8 घटाओ -4 यानी अगर हम लेंगे -8 + 4 बराबर -4 ही बचेगा। A4 का मान है -12 घटाओ -8 तो -12 + 8 -4 यानी 3 तो एपी में नहीं है एगो एपी में है। हमको लगता है हम प्रश्न ही गलत लिखे एक बार देखते हैं कौन समांतर श्रेणी में है। अरे भाई यहाँ बाय मिस्टेक हो गया है कौन समांतर श्रेणी में है तो 1 नंबर नहीं है 2 नंबर ऑप्शन नहीं है 3 नंबर भी नहीं है 4 नंबर ऑप्शन समांतर श्रेणी में है यानी ये एपी में है बाकी बात ये सब एपी में नहीं है क्योंकि इन सबों में सारवंतर का मान बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि समांतर श्रेणी में होने के लिए सारवंतर का मान बराबर होना चाहिए। आंसर सी नहीं बल्कि आंसर डी होगा। आंसर सी नहीं बल्कि आंसर डी होगा। अब हमें समझ में आया कुछ बच्चा जो है आंसर पहले से देख के रखा था प्रश्न जैसे ही चेंज किए तो पहले वाला उत्तर आ गया।
बारे बच्चा। चलिए यहां तक समझ में आया सबको? समझ में आया तो एक लिखें। ओके, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर चलते हैं 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा क्या है। थोड़ा सा लाइट कट गई है तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा क्या होगा भाइयों बंधुओं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, एक मिनट, हाँ देखिएगा। समांतर श्रेणी √18, √15 का सार्व अंतर है, का सार्व अंतर है, सार्व अंतर, यानी जिसको डी कहते हैं, यानी इसका सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है हमारा, ए नंबर है 2, बी नंबर है 2√2, सी नंबर है 3 और डी नंबर है हमारा 2√3। बताइए कौन सा आंसर होगा? ओके, कुछ बच्चे का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, देखते हैं। समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार बंधा। देखिएगा क्या क्या दिया है। √18, √50, √98, 98 और √162। सार अंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये A1, ये A2, A3 और ये रहा A4। सार अंतर के लिए दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी A2 घटाओ A1 बराबर A2 घटाओ A1। ठीक है, समझिएगा। तो A2 का मान कितना है, √50 घटाओ √18। इसको हम लोग निकालते हैं। √50 का मतलब होगा बच्चों, 50 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 से देंगे तो 25 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25। रूट निकालने का सरल तरीका है, जो जोड़ा लगे उसको निकाल दीजिए। यानी हम 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, माइनस 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। अब जो जोड़ा लगेगा उसका एक वो निकल जाएगा रूट से। तो इसमें देखिएगा क्या जोड़ा लग रहा है, 5, तो 5√2 यानी 5 निकल गया, √2 रह गया, घटाओ। इसमें क्या लग रहा है, 3 बचेगा √2, यानी 5√2 माइनस 3√2। 5√2 में 3√2 घटाएंगे तो 2√2 होगा। क्या होगा, 2√2। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इज राइट आंसर। ओके, बहुत सुंदर। समझ में सबको आ गया? तो बताइए हम आगे निकलते हैं फिर। अगला प्रश्न लिख रहे हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद ज्ञात करें। इसका ऑप्शन है दिया हुआ 24, 30, 32,
सी नंबर आ रहा है जिसका जिसका देखते हैं, और किसी का बना। चलिएगा, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2 5 8 11, यानी एक एपी दिया हुआ है हमारे पास 2 5 8 11 डॉट डॉट का कौन सा पद वो था, 11वां पद। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पहला मान ए होता है, ये तो आप लोग को पता होगा, पहला मान ए होता है, और दूसरा पद में जब पहला पद घटाते हैं तो हमें डी का मान प्राप्त होता है। कितना हो जाएगा, तो 5 घटाओ 2 बराबर 3, ये हमारा डी का मान हो गया, क्योंकि दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर डी होता है। और क्या करेंगे, 11वां पद ज्ञात करें। क्या करें, 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद कैसे निकालेंगे, 11वां पद देखिएगा बच्चों, जितना पद बोले उसमें एक कम डी जोड़ना, ए के साथ एक कम डी जोड़ना। 11वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 डी, ए प्लस 10 डी। अगर हमें बोले 50वां पद तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 49 डी। 11वां पद तो ए प्लस 10 डी। अब क्या करेंगे, ए का मान है 2 और 10 गुना डी का मान है 3, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 भाग 30, 30 2 32, 30 2 32, आंसर इज राइट सी, यानी 32 आंसर राइट होगा। ठीक है, क्या सबको समझ में आ रही है, सी सर, ओके, सी सी जो जो बताए हैं सबका। अगला देखिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा, उस श्रेणी का 7वां पद होगा, उस श्रेणी का 7वां पद होगा, 7वां पद होगा, उस श्रेणी का 7वां पद होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। ऑप्शन है 24 30, सॉरी गलती लिख रहे थे, ऑप्शन है हमारा 4 15 5 10, बताइए कौन सा होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। बताइए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे सखा, बताइए क्या 25 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, ऑप्शन ही गलत हो गया है, ओह मिस्टेक हो रहा है। हाँ, 54 50 30 40, इस बार ऑप्शन 100% सही है। चलिए इस बार बताइए कौन सा होगा। कुछ कुछ बच्चे का 54 आ रहा है, देखते हैं, अब हम बना के देखते हैं। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है हमारा 8n-2, यानी देखिएगा बच्चों क्या दिया है, nवां पद, nवां पद को ही कहते हैं an, nवां पद को ही अगर बोलेगा 10वां पद तो a10, nवां पद an बराबर कितना है 8n-2, 8n-2, nवां पद यानी an दिया है 8n-2, तो उस श्रेणी का 7वां पद, तो हमें 7वां पद को हम लिखेंगे कि
सातवां पद हमें बोल रहा है, यानी जहां जहां n है वहां 7 रखना है। क्या रखना है? 7 रखना है। तो यहाँ n था तो 7 रखे, यहाँ भी देखिएगा 8 के पास n है तो 7 रखेंगे -2। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो सातवां पद यानी n का मान 7 हो गया। तो जहां जहां n था 7 रखेंगे, यहाँ n था 7 रख दिए, यहाँ n था 7 रख दिए। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 7 56, 56 - 2 बराबर बताइए कितना होगा? 54। कितना होगा? 54। बताइए किसी को समझ में दिक्कत हुआ? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, 54 इज राइट आंसर। 54। दीपू कुमार, सुमित कुमार, जो जो बता रहे हैं 54 सबका सही है। ठीक है, लिख लीजिए इसको बराबर। तब तक हम लोग अगले प्रश्न को लिखते हैं। छब्बीस नंबर आंसर देखिएगा बच्चों। यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 साउंड प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, साउंड हम ही यहां से बंद किए थे। ठीक है, साउंड ठीक ठाक है। यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 और यानी 30वां पद और 20वां पद का अंतर 50 हो तो सार्वअंतर ज्ञात करें। यदि किसी समांतर श्रेणी में 30वां पद और 20वां पद का अंतर 50 हो तो सार्वअंतर ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है हमारा 5 और चौथा ऑप्शन है 10। बताइए कौन सा होगा? यदि किसी समांतर श्रेणी का 30वां और 20वां पद का अंतर 50 हो तो सब सार्व अंतर ज्ञात करें। कुछ कुछ बच्चे का सी आ रहा है, देखते हैं। हो गया। चलिए अब हम बनाते हैं। क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी का 30वां और 20वां पद। अभी अभी हम लोग जानते हैं क्या क्या दिया हमारे पास? 30वां और 20वां पद का अंतर 50। ये हुआ 30वां पद और ये हुआ 20वां पद। आप लोग जानते हैं कि जितना पद बोले उनसे एक कम डी को जोड़ना है। तो बताइएगा बच्चों 30वां पद को क्या लिखेंगे? A+29D माइनस 20वां पद को A+19D। चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट में देना पड़ेगा, बराबर में 50 भी उतारना पड़ेगा। ठीक है, 30वां पद A+29D, 20वां पद A+19D बराबर 50। A+29D माइनस गुना A माइनस A माइनस प्लस माइनस 19D बराबर 50। बताइएगा प्लस A माइनस A कटेगा, ये दोनों घटेगा, 29 में 19 घटेगा, कितना बचेगा? 10D बराबर 50। तो D इक्वल टू 50/10। तो 10 बचे 50। तो D का आंसर कितना आया बच्चों? 5। D को ही कहते सार अंतर। तो सार अंतर कितना होगा? 5। C इज राइट आंसर।
चलिएगा अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए, इसको समझने में किसी को दिक्कत हुआ तो पूछें। प्रश्न नंबर 27 है बच्चों, देखिएगा। यदि 2x-1 3x+2 एवं 6x-1 किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत पद है। तो x का मान होगा, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं हम, बताइएगा फटाफट। 3, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 1। बताइए कौन सा होगा। चलिए सुमित राज का आंसर आया है ए यानी कि 3। देखते हैं। और बताइए। निधि का आंसर है ए। सुधांशु ए। चलिए प्राय सही बना रहे हैं। दीपू सी। क्या आंसर होगा? सॉल्व करने के बाद ही निर्णय पे पहुंचेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं। यदि देखिए क्या दिया है, 2x-1 कोमा 3x+2 कोमा 6x-1 3 क्रमागत पद है और ये भी किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो x का मान होगा। इस x के मान को ज्ञात करने के लिए हमें सार्व अंतर वाला फॉर्मूला लगाना होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए ना तो सार्व अंतर के फॉर्मूला पे बैठा देना। सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? सार्व अंतर बराबर क्या होता है? इसको हम A1, A2, A3 मान लेते हैं। तो A2 घटो A1 बराबर A3 घटो A2, ये होता है सार्व अंतर का फॉर्मूला। A2 घटो A1, A3 घटो A2। अब देखिएगा A2 कितना है बच्चों? 3x+2 घटो A1 कितना है? 2x-1 बराबर A3 कितना है? 6x-1 घटो A2 कितना है? 3x+2। कोई दिक्कत हो यहाँ तक किसी को? सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 घटो A1 बराबर A3 घटो A2। ठीक है। अब हम क्या किए? A2 का मान रख दिए, घटाव है दे दिए। A1 का मान रख दिए, बराबर है दे दिए। A3 का मान रख दिए, घटाव है दे दिए। A2 का मान है दे दिए। अब सॉल्व करते हैं। 3x+2 माइनस गुना 2x-2x माइनस+2 6x-1 उतरेगा माइनस गुना 3x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2
अब देखिएगा 3x में 2x घटेगा, x बचेगा, 2 2 4 होगा क्योंकि प्लस प्लस जुड़ेगा। 3x में 2x घटा, x बचा 2 2 4। 6x में 3x घटा, 3x बचा, -1 -2 जुड़ेगा ना, 1 2 3, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? x वाले को एक तरफ ले आइए, y वाले बिना x वाले को एक तरफ। तो हम क्या करते हैं, इधर 4 है, -3 को इधर लाते हैं, +3। ठीक है, 1 मिनट, गलती हो रहा है क्या? 3x -3 और इधर तक 4। 3 आएगा। ओ 4 कहीं बाय मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ हमारा क्या है, 3x 2x -1 2x -1। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं। 2x -1, 3x + 2, 6x -1, a2 घटा a1, a2 है 3x + 2 घटा a1 है 2x -1। ठीक है, a3 हमारा 6x -1 घटाओ और a2 है 3x + 2। सॉल्व करते हैं यहाँ। अच्छा हाँ, देखिएगा इसको उतार लिए, -2x -2x प्लस माइनस, और यहाँ 1 रहेगा, यही बाय मिस्टेक था। अब ठीक ठाक है, देखिएगा 3x में 2x घटेगा, x 2 1 3, 6x में 3x घटेगा 3x, और -2 -1 -3, इस -3 को x को उधर ले जाते, इधर 3 रहा, -3 को बराबर किस पार ले आए, +3, उधर 3x है, प्लस x को ले जाएंगे तो -x, 3 3 6 बराबर 2x, तो x = 6/3, सॉरी 6/2, तो x बराबर 3 होगा। कितना होगा, 3। तो ऑप्शन ए है राइट। बताइए किसी को समझने में कठिनाई हो रही है? हाँ, मिस्टेक था लेकिन अब नहीं है। अंशु, आशीष कुमार, कहाँ कठिनाई हुई एक बार फिर से समझा देते, आशीष को दिक्कत हो रही है। देखो आशीष कुमार, दिया है यदि 2x -1 3x + 2 6x -1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, एक के बाद दो, दो के बाद 3 पद हो तो x का मान ज्ञात करें। जब ऐसा दिया है क्रमागत पद और x का मान बोले तो हमें सारवंतर के सूत्र में लगाना। सारवंतर का सूत्र होता है a2 घटाओ a1 बराबर a3 घटाओ a2। तो हम इसको a1 a2 a3 मान लेंगे। a2 का मान रख दिए, यहाँ पर घटाओ है दे दिए, a1 का मान रख दिए, जहां जो है बराबर है दिए, a3 का मान है रख दिए, हम घटाओ है घटाओ दिए, a2 का मान है रख दिए। इसको उतार दिए, माइनस गुना 2x -2x माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 है उतारे, इसको उतारे, माइनस गुना 3x माइनस प्लस माइनस 2। अब हम क्या किए, 3x में 2x घटाए, x बचा 2 1 3 प्लस वाला, 6x में 3x घटाए 3x, -1 -2 -3, माइनस माइनस जुटेगा और चिन्ह माइनस रहेगा। अब क्या किए, ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, -3 को बराबर किस पार ले आए, +3 बराबर, इधर 3x बचा, प्लस x को बराबर किस पार लेंगे, -x हुआ, 3 3 6, 3 में घटाए 2, x का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसे भाग दिया जाता है, यानी ये 2 बराबर किस पार आया, बटे में आया, और 2 से 6 में भाग दिए, 2 3 6, तो x का मान 3 आया। बताइए अब समझ में आया? हाँ भोलेनाथ। ओके, अब देखिएगा प्रश्न नंबर है 28।
प्रश्न नंबर 28 है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या, पदों की संख्या है, कितने पद होंगे? ऑप्शन नंबर ए है 15, बी है 21, सी है 20, डी है 22। बताइएगा कितने पद होंगे? देखिए कुछ कुछ बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं क्या सही होता है। बी यानी कि 21, 21। चलिए अब हम बनाते हैं बच्चों। पदों की संख्या जब भी बोले तो n का मान निकालना। देखिए पहला मान को कहते हैं a, दूसरा पद घटाओ पहला पद, 6 घटाओ 2 तो क्या निकला 4, ये हो गया d का मान। और अंतिम जो मान होता है इसको कहते हैं an। क्या कहते हैं an, यानी हमारा an का मान दिया है 82। तो बता पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या हम यहाँ लिख देते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या को कहते हैं n। क्या कहते हैं n, n कितना है हमारा निकालना है, क्या निकालना है n का मान निकालना है। a का मान दिया है, d का मान दूसरा में पहला घटा निकल गया, लास्ट वाला मान an होता है। अगर पदों की संख्या ज्ञात करें तो an बराबर पूर्ण, जिसका मान दिया है उसी का सूत्र में बैठाना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने का d। an का मान कितना है बच्चों 82, बराबर a का मान है 2, n का मान नहीं पता, d का मान है 4। इस 2 को इधर लाएंगे तो 82 घटाओ 2 बराबर n माइनस 1 गुना 4। 82 में 2 घटाएंगे 80 बराबर n माइनस 1 गुना 4। बताइएगा ये गुना में है ना, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे 4, गुना बराबर किस पर आएगा भाग होगा 20 चौके 80, n माइनस 1 बराबर 20, तो n बराबर 20 प्लस 1 माइनस 1 उधर चला जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 21। क्या होगा 21, 21 समझ में आया। हाँ 21 जिसका इसका था सही था आंसर। दीपू कुमार, ओके सर। अब देखिएगा 29 नंबर है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है? हाँ? कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है? होता है कि इसका कौन सा पद शून्य है? समांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट डॉट यानी घटते जा रहा है। इसका कितना नंबर का पद शून्य पे आके रुकेगा? ऑप्शन दे रहे हैं, ये हो जाएगा 8वां, देखिएगा
समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है, बताइए। चलो, कुछ बच्चे का बी आ रहा है, कुछ बच्चे का सी आ रहा है, देखते हैं कौन सही होता है। चलिए अब हम बनाते हैं बच्चों, ठीक है। समांतर श्रेणी 72, 63, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का मान हो जाएगा 72, दूसरा पद में पहला को घटाएंगे तो 63 घटाओ 72, जो भी निकलेगा वो डी का मान होगा, यानी 72 घटाओ 63, 12 में 3 घटा 9, 6 में 6 गया कट्टी, यानी 9 बच रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो डी का मान हमारा जो होगा प्यारे बच्चों -9 होगा। अब कहता है कौन सा पद शून्य है, हम लिखेंगे कि माना कि nवां पद शून्य है, माना कि nवां पद शून्य है, यानी n नंबर का वो पद है जो शून्य है, क्या है, शून्य है। अब अगर हम nवां पद लिखते हैं तो nवां पद को लिखेंगे an बराबर शून्य। क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है, इसका कौन सा पद शून्य है, तो हमने ए लिख लिया, डी लिख लिया, दूसरा पद घटाओ पहला पद -9 होगा। कहता है कौन सा पद शून्य, तो माना कि nवां पद शून्य है, तो nवां पद को क्या लिखेंगे, an, 10वां पद a10, 50वां पद a50, nवां पद an, शून्य है तो बराबर शून्य। अब जिसका मान दिया है उसी फॉर्मूला बैठाना है, an बराबर a प्लस n -1 गुने का d। an का मान है 0, a का मान है 72 प्लस n -1 गुना d का मान है -9, -9, इस 72 को इधर ले आएंगे तो 0 - 72 बराबर n -1 गुने का -9, तो 0 में 72 घटाएंगे -72 बराबर n -1 गुना का -9। हमें चाहिएगा बच्चों n -1, तो -72 इधर ही लिख देते हैं, -72 और इस -9 को बराबर गुना में है, बराबर किस पार होगा, भाग हो जाएगा, बराबर बचेगा n -1, माइनस माइनस कटेगा 9 8 72, यानी 8 बराबर n -1, यानी n बराबर 8 + 1, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो n बराबर 9 हो जाएगा। तो कौन सा पद हो जाएगा, 9वां पद, 9वां पद, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। हाँ, बी इज राइट आंसर, ई नहीं, ठीक है। 30 नंबर अब हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कल करेंगे शेष, क्योंकि समय भी हो रहा है, अब आप लोग को याद करना है, ठीक है। किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर लें, म्यूट कर लेना है। नंबर 30, बिंदुओं a cos थीटा माइनस कोमा 0 तथा 0 कोमा a sin थीटा के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है, बिंदुओं a cos थीटा और a sin थीटा के बीच की दूरी है। सुमित कुमार म्यूट कर लेना है माइक।
ठीक है, देखिएगा बिंदुओं a cos थीटा कोमा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1 है, बी है 2a है, सी है 3a और ऑप्शन डी है हमारा 4a। बताइए कौन सा सही होगा? ए आंसर आ रहा है, देखते हैं। देखिएगा बच्चों, हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। a cos थीटा कोमा 0 और क्या दिया है 0 कोमा a sin थीटा, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2 घटो x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटो y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो बताइएगा x2 का मान है 0, x1 का मान है a cos थीटा का होल स्क्वायर, y2 का मान है a sin थीटा घटाओ y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब बताइएगा 0 में a cos थीटा घटाएंगे माइनस a cos थीटा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा में 0 घटाएंगे तो a sin थीटा ही होगा बच्चों, अंडर रूट देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुना माइनस 2 बार प्लस होगा, a गुना a तो a स्क्वायर और cos थीटा गुना cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा होगा। a पर स्क्वायर तो a स्क्वायर, cos थीटा गुना cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, a गुना a तो a स्क्वायर sin थीटा गुना sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? a स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखिएगा अंडर रूट a स्क्वायर गुना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 से गुना करेंगे a स्क्वायर में तो a स्क्वायर और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? a। तो हमारा राइट आंसर a, राइट आंसर क्या हुआ? a हुआ। ठीक है, तो बताइए क्या सबको समझ में आया? अच्छा एक बात बताइएगा, क्या ये पढ़ने में सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है पढ़ने में सबको? ओके, तो ऐसे ही आनंद से पढ़ना है और रिवीजन करना है, ठीक है? तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।